हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एजी 601 का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियो कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और यह जो वीडियो है यह आप लोगों के सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप लोगों को आवश्यकता होगी, आप लोग कमेंट करेंगे तो हम वीडियो बना देंगे, यदि आप लोगों को आवश्यकता होगी तो। लेकिन मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन थे हमने करवा दिए हैं, और कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली क्या है, कृषि प्रणाली का उद्देश्य व घटक बताइए, ठीक है। कृषि प्रणाली क्या है, कृषि प्रणाली का उद्देश्य बताना है और कृषि प्रणाली का घटक बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कृषि प्रणाली क्या होता है, ठीक है। देखिए, एक फसल प्रणाली होता है, क्रॉपिंग सिस्टम होता है, एक कृषि प्रणाली होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि आप लोगों से पूछे क्रॉपिंग सिस्टम तो वहाँ पे लिख दें फार्मिंग सिस्टम। आप लोगों का थोड़ा सा मैं यहीं पे कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग हैं भैया मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, जहाँ पर मिक्स्ड फार्मिंग होता है, जहाँ पर फार्म की बात आ जाए, मिक्स्ड फार्मिंग, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय करेंगे, ठीक है। और यदि मिक्स्ड क्रॉपिंग आएगा तो उसमें विभिन्न फसलों को एक साथ मिलाकर बिना किसी क्रम के ही बुआई कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे मिश्रित क्रॉपिंग, उसको बोलेंगे मिश्रित फार्मिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। तो इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे कि क्योंकि फार्मिंग सिस्टम क्रॉपिंग सिस्टम दोनों में बहुत सब लोग कन्फ्यूज हैं। तो फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, कृषि प्रणाली जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि प्रणाली। इससे तात्पर्य है कृषि व्यवसाय के आपसी सामंजस्य से, ठीक है। कृषि प्रणाली से अभिप्राय कृषि व्यवसाय के आपसी सामंजस्य से है। वस्तुतः या सामान्यतः कृषि प्रणाली किसी क्षेत्र विशेष पर शस्य प्रणाली, पशुधन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि व्यवसाय के अनुकूलतम समायोजन तथा उनके अनुकूलतम लाभांश प्राप्त हेतु किसानों के पास उपलब्ध साधनों से होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा है, हमने बताया कृषि प्रणाली से अभिप्राय है कृषि व्यवसाय के आपसी सामंजस्य से, ठीक है। कृषि प्रणाली से तात्पर्य कृषि में जो व्यवसाय है उसके आपसी सामंजस्य से है, ठीक है। आप व्यवसाय कौन सा हो सकता है कृषि में भाई, मत्स्य पालन हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, कुक्कुट पालन हो सकता है, ठीक है, कृषि हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के क्या है, व्यवसाय है, कृषि व्यवसाय है, ठीक है। तो कृषि प्रणाली जो होता है उसका जो अभिप्राय होता है वो कृषि व्यवसाय के आपसी सामंजस्य से ही होता है। समानतः कृषि प्रणाली किसी क्षेत्र विशेष पर, ठीक है, शस्य प्रणाली, पशुधन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि के अनुकूलतम समायोजन तथा उनके अनुकूलतम लाभांश प्राप्ति हेतु किसान के पास उपलब्ध साधनों से होता है, ठीक है। कृषि प्रणाली का सीधा संबंध पर्यावरण से भी होता है, जिससे कि पारिस्थितिकी तथा सामाजिक आर्थिक संतुलन बने रहने के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि लक्ष्य की भी प्राप्ति की जा सके। देखिए भाई, एक एक पॉइंट आप लोग समझते चलिएगा, मैं पॉइंट पॉइंट में इसीलिए देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। तो सब मिला जुला कर आप लोगों को यदि मैं बता दूँ ना, इसका निचोड़ यही है कि जो कृषि प्रणाली होता है इसका तात्पर्य जो व्यवसाय होते हैं, कृषि व्यवसाय होते हैं, उनके साथ आपसी सामंजस्य से होता है, ठीक है। तो कृषि प्रणाली का सीधा संबंध पर्यावरण से भी होता है, जिसमें कि पारिस्थितिकी तथा सामाजिक आर्थिक संतुलन बने रहने के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि लक्ष्य की भी प्राप्ति की जा सके। अब इसका मेन डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जानकारी लिए अब देखेंगे डेफिनेशन। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। भूमि उपयोग कृषि व्यवसायों का समायोजन तथा स्थान विशेष पर विद्यमान संसाधनों तथा सामाजिक आर्थिक दशाओं का सम्मिलित रूप है, ठीक है। भूमि उपयोग किसी एक विशेष प्रक्षेत्र पर या स्थान विशेष पर वहाँ पर विद्यमान, वहाँ पर उपस्थित जो भी संसाधन है और सामाजिक आर्थिक दशा को सम्मिलित करते हुए उनका एक रूप माना जाता है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हुए अधिकतम व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त करना है, ठीक है। इसे ही फार्मिंग सिस्टम कहते हैं।
समझ में आया भैया? बहुत ही अच्छा था। यह स्थान विशेष पर विद्यमान संसाधन और सामाजिक आर्थिक रीतियों पर आधारित होता है। यह एक बहुविषय आयामी शोधों पर आधारित होता है। इसका मूल उद्देश्य होता है तकनीकियों का उपयोग करते हुए कृषि व्यवसाय को सस्टेनेबल बनाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी तकनीक है उनको उपयोग करके कृषि के व्यवसाय को सस्टेनेबल बनाना। ठीक है, तो इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए सेंटर रिसर्च और फार्म रिसर्च योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे कि समूचे कृषि व्यवसाय को एक विषय समझते हुए विशोध एवं प्रचार प्रसार किया जा सके, ताकि सीमित कृषि से आधिकारिक आय तक कृषि संसाधनों को चिर उपयोगी रखा जा सके। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आप लोगों ने समझ लिया या क्या भैया? अब देखिए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा 100%, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषि प्रणाली का उद्देश्य। भारत में कृषि प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो कृषि प्रणाली का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, उत्पादकता को अधिकतम करना। ठीक है, तो उपलब्ध संसाधनों जैसे भूमि, जल और इनपुट का अनुकूल उपयोग करके, ठीक है, उच्च फसल पैदावार, पशुधन उत्पादन प्राप्त करना। अगला, स्थिरता। तो टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य, जल गुणवत्ता और जैव विविधता को बनाए रखना। यह सुनिश्चित करना कि प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना खेत के समय के साथ उत्पादक हो सके। अगला, आर्थिक व्यवहार्यता। तो संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रबंधन, लागत में कमी तथा विविध कृषि गतिविधियों के माध्यम से आय स्रोतों में विविधता लाकर खेत की आर्थिक हिस्सा और लाभप्रदता को भी सुनिश्चित करना। आप लोग बस पॉइंट याद रखिएगा भाई, ये पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, और पॉइंट आप लोग को याद रहेगा तो अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट है, तो पॉइंट याद रखिएगा। मैंने पहला पॉइंट बताया उत्पादकता को अधिकतम करना, मतलब उत्पादन बढ़ाना। फिर दूसरा मैंने बताया टिकाऊ या स्थिरता। फिर मैंने बताया आर्थिक व्यवहार्यता। अगला, जोखिम न्यूनीकरण। जो भी जोखिम है उनको कम करना। ठीक है, तो फसलों में विविधता लाकर, पशुधन को एकीकृत करके तथा अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाकर खेती से जुड़े जोखिमों जैसे फसल विफलता या बाजार में उतार चढ़ाव को कम करना। ठीक है, अगला, पर्यावरण संरक्षण। तो मृदा क्षरण को कम करने, जल संरक्षण करने तथा जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को अपनाकर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। तो यह था इसका उद्देश्य। अब देखेंगे इसके इस प्रणाली के घटक। ठीक है, कृषि प्रणाली के घटक इम्पॉर्टेंट है भाई। तो कृषि प्रणाली के घटक में विभिन्न परस्पर संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं, जो मिल करके खेत की समग्र उत्पादकता, स्थिरता और लाभप्रदता में अपना योगदान देती हैं। इन घटकों में शामिल होता है फसल उत्पादन, पशुपालन, जलीय कृषि, कृषि वानिकी, बागवानी। ठीक है, ये सब क्या होती है? इसकी घटक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है फसल उत्पादन। तो जहाँ जलवायु, मिट्टी और पानी की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, उसको बोलते हैं फसल उत्पादन। ठीक है, अगला पशुपालन। पशुपालन में मांस, दूध और अन्य पशु उत्पादन प्रदान करता है, साथ ही निषेचन और पोषण के लिए खाद्य प्रदान करता है। अगला, जलीय कृषि। तो जहां आय में विविधता लाने और जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए मछली या अन्य जलीय जीवों को पाला जाता है, उसे जलीय कृषि कहते हैं। और अगला है कृषि वानिकी। पेड़ों और झाड़ियों को कृषि भूमि में एकीकृत करती है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और फल, चारा और लकड़ी जैसे अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अगला बागबानी में। तो बागबानी में फलों, सब्जियों और फूलों की खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो अक्सर मुख्य फसलों के पूरक के रूप में काम करते हैं और कृषि आय में वृद्धि करते हैं। ठीक है, यह था भाई इसका मुख्य घटक, और इसका मैंने आप लोगों को उद्देश्य भी बता दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बस आप लोगों ने यदि ये समझ लिया है ना कि फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप लोग पूरा समझ जाएंगे बस। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है? ठीक है, एकीकृत फसल प्रणाली क्या होता है, या समेकित कृषि प्रणाली क्या होता है? मतलब एकीकृत मतलब क्या होता है? मिलाना, या एक साथ किसी काम को एक साथ मिला के करना। तो इस तकनीक में किसान अपने मुख्य फसल के साथ साथ अन्य व्यवसाय भी करता है, ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि कौन कौन सा व्यवसाय कर सकता है, यह भी लिख सकते हैं। तो इस तकनीक में किसान अपने मुख्य फसल के साथ साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम, सब्जी, फल, मशरूम को खेती के साथ को एक ही साथ एक ही जमीन पर करता है। ठीक है, जब किसान एक ही स्थान पर या एक ही प्रक्षेत्र पर कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय करता है, तो उसको हम लोग एकीकृत फसल
प्रबंधन एकीकृत फसल प्रणाली बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एक घटक दूसरे घटक के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर एक के साथ एक से अधिक कार्य करा है तो यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो किया जाएगा ना वह एक दूसरे पर निर्भर होंगे, वह एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे, एक दूसरे घटक के रूप में काम करेंगे। कैसे, अभी देखिएगा। ठीक है, तो इसमें एक घटक अपने दूसरे घटक के उपयोग में लाया जाता है, जिससे किसान अपने एक फसल पर निर्भरता कम कर उसके घाटे की संभावनाओं को भी कर सकता है। अच्छा बताइए, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड फार्मिंग हो रहा है या डाइवर्सिफाइड फार्मिंग हो रहा है? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, उसको भी मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा। आगे देख लेते हैं भैया। लगातार बढ़ती जनसंख्या और कम होती प्राकृतिक संसाधनों के कारण किसानों को भी अपने तरीकों और तकनीकी दोनों में बदलाव करने की सकता है। इस समेकित कृषि को इसे IFS बोला जाता है। ठीक है, IFS। तो इस समेकित कृषि को IFS मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एकीकृत प्रणाली जो है कृषि से जुड़े अलग अलग काम, मैं देखिए इसको समझाने के लिए 2-3 बार में एक ही चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये अभी। तो कृषि प्रणाली, एकीकृत कृषि प्रणाली जो है कृषि से जुड़े अलग अलग कामों को एक साथ करने का एक तरीका है। इससे कृषि के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन जैसे काम किए जाते हैं। ठीक है, एकीकृत कृषि प्रणाली जो है कृषि से जुड़े अलग अलग कामों को एक साथ करने का एक तरीका है। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन जैसे काम किए जाते हैं। इस प्रणाली के जरिए खेती की ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो पाता है और उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ठीक है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है। कुछ बातें और दी गई इसके बारे में। तो इस प्रणाली से छोटे और सीमांत किसानों को काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, यदि किसान एकीकृत फार्मिंग करेगा तो उससे बहुत फायदा होगा। जब एक ही क्षेत्र रहेगा भाई, देखिए एक ही क्षेत्र, ठीक है, नीचे वो क्या कर सकता है, नीचे सॉरी हाँ, नीचे वो किसी पशुपालन कर सकता है, ऊपर उनका नहीं, नीचे मछली पालन कर सकता है, नीचे मछली पालन कर सकता है, ऊपर क्या कर सकता है वो कुक्कुट पालन कर सकता है। ठीक है, उससे क्या हुआ, वहाँ पे उसके जो बीट रहेंगे वो कौन खाएगा, मछलियाँ खाएंगी। ठीक है, और मछलियों का पालन भी हो जाएगा और कुक्कुट पालन भी हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, और बगल में हम लोग चाहें तो उसी परिक्षेत्र पर कृषि भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एकीकृत कृषि प्रणाली। ठीक है, तो इस प्रणाली में जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इस प्रणाली में कई जगह पर कई तरह की फसलों को उगाई जाती है। इस प्रणाली में मवेशी पालन मतलब पशु पालन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और मछली पालन जैसे काम भी किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रणाली से लागत में कमी आती है और उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल को विकसित किया है। इस प्रणाली में मुर्गी पालन को ऊपरी परत में रखा जाता है और उनके मलमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला एकीकृत खेती, यही चीज़ और भी आगे है। तो एकीकृत कृषि प्रणाली बार बार बता रहा हूँ तो समझ सकते हैं क्यों भाई, और समझा रहा हूँ बार बार तो क्यों समझ सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर कैसे होता है, कैसे मुर्गी पालन करेंगे, कैसे पशुपालन करेंगे, सब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में है। तो एकीकृत कृषि प्रणाली में कृषि को पशुधन के साथ एकीकृत किया जाता है। मुर्गी पालन और मछली को साल भर रोजगार पैदा करने के लिए एक ही स्थान पर रखा जाता है और इससे अतिरिक्त आय भी मिलती है। उदाहरण के लिए मुर्गियों को ऊपरी परत में एक स्थान पर रखा जाता है और उनके मलमूत्र का उपयोग किया जाता है। सूअर जो होते हैं उनको निचली परत में होते हैं। तालाब के अवशिष्ट पानी का उपयोग कृषि और चारा फसलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, हम कई गाँव में देख सकते हैं कि नारियल के बगीचों में चारे के साथ सब फसल की जाती है और पशुधन और देसी मुर्गियों को चारा घास चरने के लिए अनुमति मिलती है। मलमूत्र को बगीचे के साथ साथ चारा फसलों के लिए खाद के रूप में पुनर्चक्रित किया जाता है, जिसे एकीकृत खेती कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये देखिए एकीकृत खेती था। डिटेल में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक ही चीज़ को 2-3 बार मैंने बताया क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोगों को समझ में भी अब आ गया होगा भाई, इससे आसान कुछ मिलेगा नहीं भाई। देखिए कुल मिला जुला के एकीकृत खेती में सभी कृषि के साथ साथ अन्य व्यवसाय को करना है, लेकिन इसमें जो व्यवसाय करेंगे वह एक दूसरे के पूरक रहेंगे। हमने बताया कि हम लोग मुर्गी पालन करेंगे, थोड़ा ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा क्या, मछली पालन। जो मुर्गियों के बीट है वो मछली खाएंगे, उससे मछली पालन भी हो जाएगा, अपना पशुपालन भी हो जाएगा। और उसके बगल में जो बाउंड्री है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं या किसी कोई पौधा लगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इससे हम लोग को तीनों एक साथ कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा तो अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मतलब
किसानों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और अधिक कृषि करने के लिए अग्रसित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यही इसका मिला जुला कुल निचोड़ है। ठीक है, आगे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है भाई। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या, टिकाऊ कृषि क्या होता है भाई। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है टिकाऊ कृषि, तो भाई टिकाऊ कृषि क्या होता है समझिएगा। ठीक है, टिकाऊ कृषि एक कृषि पद्धति है। ठीक है, क्या है, एक कृषि पद्धति है। क्या भैया, कृषि पद्धति है, क्रॉपिंग पैटर्न है, जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को संरक्षित करते हुए वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। ठीक है, टिकाऊ कृषि एक कृषि पद्धति है जो कि पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खाद्य का उत्पादन या भोजन का उत्पादन करते, भोजन नहीं बोल सकते हैं, अनाज का उत्पादन करती है या खाद्य का उत्पादन करती है। इसका लक्ष्य है वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना, बिना भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों की उपलब्धता को कम किए। ठीक है, जो भविष्य की संसाधन है उसकी उपलब्धता को कम किए बिना ही हम वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इससे हमारे पर्यावरण को कोई लाभ नहीं, पर्यावरण को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। उसे बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। समझ में आया भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो टिकाऊ कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को संरक्षित करते हुए वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करती है। इसमें उन तरीकों को शामिल किया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से लाभप्रद और सामाजिक रूप से सही होते हैं। ठीक है, इनमें उन तरीकों का उपयोग किया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से लाभप्रद और सामाजिक रूप से सही होते हैं। इसे सतत कृषि भी बोला जाता है, सतत कृषि। ठीक है, तो सतत कृषि मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, अपशिष्ट को कम करने और जैव विविधता के संरक्षण पर जोर देती है। तो यदि आप लोगों से सिर्फ एक नंबर में पूछा ना, तो आप लोग लिखिएगा कि टिकाऊ कृषि वह कृषि पद्धति है जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खाद्य का उत्पादन करती है। इसका लक्ष्य वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है, बिना भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों की उपलब्धता को कम किए। ठीक है, बिना भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों की उपलब्धता को कम किए ही करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा टिकाऊ कृषि के बारे में ही। ठीक है, तो टिकाऊ कृषि देखिए, मैं एक ही चीज़ को 2-3 बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। तो टिकाऊ कृषि होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यह लंबे समय तक पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव तथा पारिस्थितिकी तंत्र के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कृषि, पशुधन उत्पादन या प्राकृतिक संसाधन से वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को, भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने का एक सतत प्रयास है। ठीक है, इसको टिकाऊ कृषि क्यों बोलते हैं भाई, टिकाऊ कृषि इसीलिए बोलते हैं ताकि यदि हम लोग इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो लंबे समय तक हम लोग कृषि करेंगे, हमारी भूमि जो है लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहेगी, इसीलिए। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज फार्मिंग इन सस्टेनेबल वे मीटिंग सोसाइटी प्रेजेंट फूड एंड टेक्सटाइल नीड विदाउट compromising the ability for current or future generation to meet their need। यही चीज़ अंग्रेजी में भी लिखा गया है कि भविष्य की ज़रूरतों को, भविष्य की पीढ़ी ज़रूरतों को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी ज़रूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया को ही सतत कृषि या टिकाऊ कृषि बोला जाता है। ठीक है, टिकाऊ कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, या इसको सतत कृषि बोलते हैं, याद रखिएगा। अस्थायी कृषि या टिकाऊ कृषि या संधारणीय कृषि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है वर्तमान में मानव भोजन और फाइबर की ज़रूरतों को पूरा करना, भविष्य की पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखना। ठीक है, पर्यावरणीय गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधन आकार को बढ़ाना, जिस पर कृषि अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। ठीक है, पर्यावरणीय गुणवत्ता और प्राकृतिक संसाधन आधार जो है उसको बढ़ाना, जिस पर कृषि अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अगला है रसायनों का अत्यधिक उपयोग को कम करना। ठीक है, जो अंधाधुंध रसायन का प्रयोग किया जा रहा है इसको उपयोग को कम करना, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना, कृषि कार्यों को अधिक व्यवहार्यता बनाए रखना। ठीक है, कृषि कार्यों की अधिक आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित और नियंत्रित उपयोग करना। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो है उसका उचित और नियंत्रित उपयोग करना। ठीक है, तो यही था इसका मुख्य उद्देश्य। इसका लाभ देख लेते हैं। इसका लाभ क्या है, इसका लाभ है ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और मृदा कटाव को कम करने के लिए क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप जैसे तकनीक का उपयोग करके मिट्टी की स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
टिकाऊ कृषि जो होता है इको फ्रेंडली होता है, जिससे ये हमारी पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता करता है। अस्थायी कृषि से वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को नियोजित करके पानी के उपयोग को भी कम करता है। अगला, टिकाऊ कृषि में कृत्रिम संसाधनों और रसायनों का उपयोग कम से कम किया जाता है, जिससे खेती की लागत में भी कमी आ सके। अगला है, इसमें कीटनाशकों और शाकनाशियों के उपयोग को कम से कम किया जाता है, जो कि जैव विविधता को बढ़ावा देता है। अस्थायी कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। यह किसानों के लिए जो बाहरी इनपुट होते हैं, ठीक है, कम करता है तथा किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी भी होता है। टिकाऊ खेती प्राकृतिक संसाधनों के समन्वित उपयोग को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो यह कुल मिला जुला के इसके लाभ हो गए, इसका उद्देश्य हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परिशुद्ध खेती क्या है, लाभ और सीमा बताइए। भाई मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो मैंने आप लोगों को फिर से बताने की कोशिश की और अब समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा टफ लैंग्वेज यूज कर लिया था, इसके वजह से नहीं समझ आया। तो देखते हैं, परिशुद्ध कृषि को प्रिसीजन फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। तो कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही परिशुद्ध कृषि कहा जाता है, ठीक है। कृषि संसाधन जो है, जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, पूंजी हो गया, ठीक है, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, इन सभी जो संसाधन हैं, इन सभी संसाधनों का कम से कम प्रयोग करेंगे और उससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो, इस प्रकार से उसका प्रयोग करेंगे और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता वाला उत्पादन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को परिशुद्ध कृषि या प्रिसीजन फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। कृषि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही परिशुद्ध कृषि कहा जाता है। परिशुद्ध कृषि में उपज को अधिकतम बनाने हेतु या अधिक से अधिक बनाने हेतु उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परिशुद्ध कृषि में जो उपज होता है उसको अधिक से अधिक करने के लिए उचित समय पर सटीक और उपयुक्त मात्रा में, जितनी मात्रा में आवश्यकता उतनी ही मात्रा में जल का, उर्वरक का और कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि सही समय में, सही स्थान पर, सही मात्रा में कृषि निविष्टियों का इस्तेमाल करना ही परिशुद्ध कृषि कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला, इसका लाभ, तो कुल उपज में वृद्धि होता है, यह मृदा क्षरण को रोकता है, उत्पादन लागत को कम करता है, पर्यावरण पर कम प्रभाव डालता है, जल संसाधनों का कुशल उपयोग करता है, कृषि प्रबंधन में बेहतर निर्णय लेने की मदद करता है। इसमें किसानों का शिक्षित होना आवश्यक होता है। इसका सीमा है, छोटे खेतों का आकार, फसल प्रणाली की विविधता, ठीक है। छोटे खेत जो होते हैं उनमें थोड़ा दिक्कत होता है, फसल प्रणाली की विविधता होती है, ठीक है। नए कौशल, आवश्यकता वाले उपकरणों व तकनीकों की जटिलता, नई तकनीक के बारे में किसानों को बताने की आवश्यकता, स्थानीय तकनीक विशेषज्ञता का अभाव और उच्च प्रारंभिक निवेश, यही इसकी कुछ सीमाएं हैं जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते ये भी समझ आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है, नैनो टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, मैं थोड़ा छोटा सा ही बताऊँगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द जो है, ये इसका प्रयोग सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने किया था, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानीगुची ने 1974 में एक उत्पादन तकनीक पर किया था, ठीक है। एक उत्पादन तकनीक पर इसने किया था। नैनो शब्द ग्रीक भाषा के ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बवना या छोटा। इसका उद्देश्य होता है, इसका उपयोग 10⁻⁹ या 1 अरबवीं हिस्से को इंगित करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग 1 अरबवीं हिस्से को इंगित करने के लिए करते हैं। इसे अणु एवं परमाणु इंजीनियरिंग भी कहते हैं। यह तकनीक भौतिक, रसायन विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ती है। यह कृषि में देखेंगे आजकल बहुत सारे फर्टिलाइजर आ गए, नैनो फर्टिलाइजर, तो बहुत ही कम मात्रा में अधिक प्रभाव दिखाता है और बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुल 5 क्वेश्चन जो कि मैंने बताए। उम्मीद करते हैं अच्छा क्वेश्चन लगा होगा सब, और वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।